सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज भी हम आप सभी के सामने उपस्थित है और मैं आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक धन्यवाद करती हूं। और आप सबकी ओर से आज के स्पीकर डॉक्टर पुनीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्रियाशारी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद स्टडीज एंड रिसर्च, कुरुक्षेत्र, आयुष यूनिवर्सिटी, हरियाणा में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत सभी की ओर से कर रही हूँ। और इस व्याख्यान माला में जैसे मैं सभी के सामने पहले आज के स्पीकर का परिचय रखना चाहूंगी, फिर हम आज के व्याख्यान की शुरुआत करेंगे जो बहुत ही प्रासंगिक है। प्रकृति द यूनिवर्सल टूल इन आयुर्वेदा। और स्वभावगत प्रकृति की बातों को जानकर हम अपने प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक जीवन में सभी जगह बहुत अच्छी तरीके से अपना उपयोगी स्थान बना सकते हैं और आयुर्वेद की उपयोगिता भी हम प्रत्येक जन समाज के सामने भी रख सकते हैं। जैसे मैंने आज के स्पीकर के बारे में बताया कि वो वर्तमान समय कुरुक्षेत्र हरियाणा में कार्यरत है। आपने अपनी यूजी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र से आपने पूरी की है तथा आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से आपने पूरी की है। और अभी वर्तमान समय में आप पीएचडी को परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम द श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से। और आपके पास 3+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपने अभी पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका शुरुआत हो गया है। बहुत अच्छी बात है। मुझे हमेशा बहुत सारे लोगों से पोस्ट ग्रेजुएशन की अपने हरियाणा में जो शुरुआत हुई और उसमें बहुत सारा लोगों के परिश्रम से यहाँ हमने एक बहुत अच्छा मुकाम हमारे हरियाणा ने स्थापित किया। तो उसी में अभी आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और साथ में आपकी पीजी टीचिंग का एक्सपीरियंस भी आपने गेन करना शुरू कर दिया है। तो बहुत बहुत डॉक्टर पुनीता शर्मा आपका स्वागत है। और इस व्याख्यान माला में एक यज्ञ के रूप में आप आहुति देने के लिए आज हमारे निवेदन पर उपस्थित हुए। और डॉक्टर पुनीता ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि मैडम इस व्याख्यान माला में हम खुद पढ़ने के लिए आते थे और आज हम प्रेजेंट करेंगे अपना व्याख्यान। तो कहते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बता नहीं सकती बेटा कि आपके इन शब्दों से मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि 9 साल से अनवरत चल रही है, ये 10वां साल चल रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को हम इस ज्ञान यज्ञ में कोई ना कोई आहुति देते हैं और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो यहाँ आकर अपनी विषय, अपना बात, अपनी ज्ञान को बांटते हैं, है ना, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उनमें दीक्षा खतूरिया है ना, आप हो, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके ऊपर हम प्राउड महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं समाज में उन गुरु तत्व को स्थापित करने में आप लोगों की बहुत अच्छी सकारात्मक भूमिका हो सकती है और आप कर भी रहे हो। और मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर पुनीता। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने अच्छे वर्ड्स कहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा इंट्रोडक्शन तो आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मतलब आपने दे दिया है, तो इंट्रोडक्शन देने की तो अब आवश्यकता ही नहीं है। और तो फिर मैं सीधा टॉपिक से मैम स्टार्ट करना चाहूंगी। जी बेटा। हाँ जी, थैंक यू मैम। सो मेरा टॉपिक आज का जो है वो है प्रकृति द यूनिवर्सल टूल इन आयुर्वेदा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, चाहे यूजी के स्टूडेंट्स हैं, पीजी हैं, टीचिंग फैकल्टी है या एमओज हैं, तो अभी सब लोग जो है वो देश के प्रकृति परीक्षण में बिजी हैं। तो ये एक मोस्ट करंट अफेयर है जो कि आज डिस्कस किया जा सकता है। तो हर कोई मतलब प्रकृति के बारे में हम सब लोग जानते हैं और नागरिकों को भी हम उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत हम मतलब कि यूजी के हिसाब से जैसे पढ़ के आते हैं तो हम इस विषय के बारे में अवगत होते ही हैं। परंतु आज जो मैंने ये विषय उठाया है उसके पीछे मेरा जो लक्ष्य है वो ये है, इस चीज को फाइंड आउट करना है कि हमारा जो आयुर्वेद में तो बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि सार है, सत्व है, नाड़ी है,
मूत्र है, जीवा है, ऐसे बहुत सारे तरह के परीक्षण हैं या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे दोषा का है, तो उन सब में से हम कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते थे और उनको हम जनहित के लिए उपयोग कर सकते थे। लेकिन हमने फिर भी जो हमारे आयुर्वेदज्ञ हैं उन्होंने प्रकृति ही जो विषय है उसी को ही इतना महत्व क्यों दिया है, इसके ऊपर सोचने के लिए या फिर इसके पीछे का लॉजिक जो है वो आज हम इस लेक्चर के थ्रू ढूंढने की कोशिश करेंगे। या आप जैसे जैसे आगे भी जाएंगे तो इस लॉजिक को हम लोग जो है वो आगे आगे समझते जाएंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो मेरा टॉपिक है प्रकृति द यूनिवर्सल टूल, तो इसमें मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि इसमें यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि यूनिवर्सल टूल का यहाँ पे मतलब इस तरीके से लिया गया है कि प्रकृति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आयुर्वेद में किसी भी जो विषय है उसके साथ जोड़ के यूज कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसकी जो वो कॉन्सेप्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं प्रकृति के थ्रू। ये हम आगे आगे लेक्चर में जाएंगे तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि ये बात मैं कैसे बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। जैसे कि हम किसी भी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं या फिर हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं जिस चीज पे वो है आयुर्वेद का जो उद्देश्य है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य हम सब जानते हैं, दो उद्देश्य है मेन, स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षा करना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और सेकंड है आतुरस्य विकार प्रशमनम। और इसमें से भी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो आयुर्वेदा में दी गई है कि हम स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें। अगर उसके बीच में उस उद्देश्य को पूरा करते हुए कुछ हम मतलब उसमें कुछ कमी रह जाती है, तब अगर कोई पर्सन डिजीज्ड हो जाता है तो दूसरा उद्देश्य आता है जो कि है कि आतुर के विकारों का प्रशमन करना है। तो जो हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं उसमें हम काफी सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि हम अगर ऋतुचर्या को फॉलो करते हैं या फिर दिनचर्या को फॉलो करते हैं, या हमारे आचार्यों ने आचार रसायन बोला है या वाजीकरण बोला है, या फिर सामान्य ऋतुओं के हिसाब से हम शोधन करवाते रहते हैं, तो उन चीजों से हमारा जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन्ड रहता है। और अगर हम इन चीजों में कुछ कोताही बरतते हैं तो फिर हमें जो है हम एनवायरनमेंट से या किसी चीज से अफेक्ट होकर फिर डिजीज हो जाती है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर औषध कल्पनाएं बताई गई हैं आयुर्वेद में, और पथ्य अपथ्य कल्पना, ये सब चीजें जो है वो आती हैं। अब इन सब चीजों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हमारे दोनों ही उद्देश्य हैं, चाहे वो प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज हो या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो आयुर्वेदा का जो दोनों के दोनों उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में प्रकृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और अगर हम देखें कि एक आइडियल विषय क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो वो यही है जो आयुर्वेद के दोनों उद्देश्यों को पूरा करे। तो इस तरीके से जो प्रकृति है वो हमारे आयुर्वेद के दोनों उद्देश्यों को पूरी कर रही है, इसीलिए प्रकृति को जानना या प्रकृति को यूज करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर इन दो उद्देश्यों को रखते हुए एक तीसरी और चीज है कि हम जो वर्तमान हमारे समय के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे मॉडर्न जो एरा है उसके हिसाब से जो कोई भी नॉलेज है उसका एविडेंस बेस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है वो साइंस का टाइम है, तो उसमें हर कोई जो है वो ऑथेंटिसिटी की मांग करता है। तो इसी तरह से अगर हम आयुर्वेद को भी इस समकालीन बनाना चाहते हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी हम आगे यूज करना चाहते हैं, तो फिर हमें एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। और वो जो एविडेंसेस हैं उनको जनरेट करने में भी जो प्रकृति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले कर रही है। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रकृति के रोल्स को देखते हुए और उसको समझने के लिए मैंने प्रकृति को तीन जो मेन कैटेगरी है उनमें डिवाइड करने की कोशिश की है। हालांकि इनको भी डिवाइड करने के बाद
भी बहुत सारी ऐसी चीजें बच जाती हैं जिनको मैं इसमें कवर नहीं कर पाई हूँ, जिसको हम कोई आगे और लेक्चर होता है या कोई इससे और रिलेटेड टॉपिक आएगा तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को भी इसमें कवर करने में बहुत ज्यादा मतलब समय जो है वो 1.5 घंटे से ऊपर भी शायद जा सकता है। तो इसलिए कुछ चीजें जो हैं जैसे सोशल इम्पैक्ट हो गया या फ्यूचर किसी पर्सन का है, प्रोफेशन जो है उन वो डिसाइड कोई करना चाहता है, तो उन सब चीजों को भी हम प्रकृति की इम्प्लीमेंटेशन में ले सकते हैं, बट इस प्रेजेंटेशन में मैंने उनको अभी छोड़ दिया है। इसमें मैंने मेन ही चीजों को रखा है। जो मेन 3 कैटेगरीज हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन रिसर्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रकृति के कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है प्रकृति से हम ले सकते हैं नेचर या स्वभाव। अब प्रकृति किसी भी चीज के रेफरेंस में हो सकती है। वो द्रव्य की प्रकृति भी हो सकती है और वो मनुष्य की प्रकृति भी हो सकती है, परंतु अगर आज हम बात कर रहे हैं तो वो हम बात कर रहे हैं मनुष्य के रेफरेंस में, ह्यूमन के रेफरेंस में। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रकृति अस्तु स्वभाव है। प्रकृति जो है वो नेचुरल बिहेवियर है, या फिर प्रकृति क्या है? शरीर का स्वरूप है। तो प्रकृति को हम कह सकते हैं कि ये किसी पर्सन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है और अपनी उसी की वजह से उसकी जो है फिजियोलॉजी जो है वो रहती है। इसमें हम बॉडी फीचर्स को काउंट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो यूनिक उस पर्सन का फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम इसमें काउंट कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हो गए या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो गए, वो सब भी प्रकृति के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। प्रकृति जो है वो डिसाइड हो जाती है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, और ये जो है लाइफ लॉन्ग प्रकृति जो है वो सेम रहती है। अब जो मैं यहाँ पर प्रकृति की बात कर रही हूँ वो प्रकृति है जीनोटाइप। ठीक है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो फिर उनको कंफ्यूजन होता है कि भाई फिनोटाइप तो मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ चीजें या फिर कुछ जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो आते हैं पर्सन के अंदर। तो हम जो ये बोलते हैं कि प्रकृति जो है वो पूरा लाइफ टाइम सेम रहती है, तब हम बात कर रहे होते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप का मतलब है कि जो जीन के कैरेक्टर्स हैं वो ऑल ओवर द लाइफ जो है पर्सन के वो सेम रहते हैं, और जो चेंज होता है उसे बोला जाता है फिनोटाइप। तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न के हिसाब से है, वी आर जस्ट कोरिलेटिंग द थिंग्स। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप है जिसे हम बोलते हैं कि बिहेवियरल ट्रेट या फिर फिजिकल ट्रेट, वो जो है वो चेंज होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से, फूड से, लाइफस्टाइल से, इन सब चीजों से वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति, तो ये श्लोक बहुत ही फेमस है और बहुत ही इजीली स्टूडेंट्स याद भी कर लेते हैं कि शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम शुणु। कि शुक्र और शोणित के संयोग के समय जो जायगोट में जो दोष है वो उस टाइम पे प्रीडोमिनेंट रहता है, जो रिजल्टेंट दोष होता है उसी से प्रकृति का निर्माण होता है। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसी पे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो जो हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मतलब उसके लिए टाइम कम बचेगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा फास्ट निकलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इन सब चीजों से हम लोग अवगत हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट। तो हम सब जानते हैं कि जो कोई भी पर्सन है या कोई भी न्यूबॉर्न है उसमें दोष का जो प्रपोर्शन है वो डिफरेंट रहता है। और अगर हम देखें तो अगर किसी भी पर्सन में वात पित्त और कफ का जो अमाउंट है या फिर प्रपोर्शन है वो इक्वल रहता है, वो पर्सन हेल्दी रहेगा, क्योंकि आपस में जो दोष है वो बैलेंस हो जाते हैं, तो उसमें डिजीज होने की जो टेंडेंसी है वो कम रहती है। और अगर हम बात करें एकल दोषों की, एकल प्रकृति की,
तो उसमें फिर ये होता है कि जो पर्सन है वो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ता है, क्योंकि जो एक दोष प्रेडोमिनेंट होता है वो थोड़ा-सा कोई चीज़ आपने उसके जैसी ली, उसके दोष के गुणों को बढ़ाने वाली, तो फिर वहाँ पर आपको बीमारी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट मैम। अगर हम बात करें जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्रकृति फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें आता है शुक्र की प्रकृति, शोणित की प्रकृति, काल, समय क्या रहा कंसेप्शन का, गर्भाशय की कंडीशन कैसी है, माता का आहार कैसा है, विहार कैसा है, और उस टाइम महाभूतों का क्या प्रपोर्शन रहा है, वो उसकी गर्भ शारीर जो है वो अपेक्षा करता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट मैम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति, इसके बाद हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मैम। तो प्रकृति जो है हम बड़े ब्रॉड क्लासिफिकेशन में दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति में हम ज्यादातर फिजिकल ट्रेट एंड बिहेवियरल ट्रेट्स लेते हैं, मानसिक प्रकृति में हम मेंटल ट्रेट्स लेते हैं। नेक्स्ट। तो अगर हम देखें तो शारीरिक प्रकृति जो है वो 7 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, द्वंद्वज, 3 तरह से, और एक समसन्निपातज। और अगर हम मानसिक प्रकृति की तरफ देखें तो सात्विक, राजसिक और तामसिक के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, और इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो आगे इन प्रकृति गुणों के हिसाब से रहता है। तो हमारा जो आज मेन फोकस है वो दैहिक प्रकृति पे ज्यादा है, जो शारीरिक प्रकृति है। नेक्स्ट मैम। तो ये वो 7 प्रकृतियां हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। तस्मात् श्लेष्मलाः केचित्, प्रकृतया केचित्, पित्तलाः केचित्, वातलाः केचित्, संसृष्टा केचित्, समधात्वा केचित् भवन्ति। और सप्त प्रकृतियो भवन्ति, 7 तरह से प्रकृति होती है, दोषे पृथक, अलग अलग दोषों से 3, द्विशय, द्वंद्वज 3, और समस्तश्चय एक समस्त मतलब समसन्निपातज जो हो गई। तो इस तरीके से 7 प्रकृति को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मैम। अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन रहता है, वात प्रिडोमिनेंट पर्सन का, पित्त प्रिडोमिनेंट पर्सन का, और कफ प्रिडोमिनेंट पर्सन का। वात जो प्रिडोमिनेंट पर्सन होता है वो थोड़ा लीन एंड थिन होता है, और जो पित्त वाला होता है उसका बिल्ड जो है वो मीडियम रहता है, और जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो थोड़े से हेल्दी आपको दिखाई देंगे। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशंस पे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ फिजियोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें हम वात प्रकृति के अगर मैम नेक्स्ट स्लाइड। इसमें अगर हम तीनों प्रकृति की बात करें तो आचार्य चरक ने बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो इन प्रकृतियों के बारे में दिया है, और ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है आचार्य चरक संहिता का, कि उन्होंने गुणों के हिसाब से जो है प्रकृति उसके बारे में बताया है। जैसे कि वात रुक्ष है, लघु है, चल है, बहु है, शीघ्र, शीत, परुष और विशद। और ये जो गुण है ये किस तरीके से हमारे शरीर में हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को करते हुए, उसको नियंत्रित करते हुए किस तरह के ट्रेट्स जो हैं वो शो करते हैं, वो चीज यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है। अभी ये अगर पूरा श्लोक एक्सप्लेन करूं तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, और इन चीजों को आप जानते भी हैं और बार बार हम लोग इन चीजों को पढ़ते भी रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसे एक्सप्लेन करने के अलावा हम लोग आचार्य शारंगधर का जो श्लोक है उसको हम एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जो रहेगा। नेक्स्ट मैम। जैसे कि वात प्रकृति के लिए बोला गया है, अल्पकेश कृशो रुक्षो वाचालस चल मानस आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को नर। तो इसमें क्या रहता है कि जो वात प्रकृति के पर्सन होते हैं वो अल्पकेश वाले, कृश, रुक्ष, बहुत ही ज्यादा बोलने वाले या इररिलेवेंट बोलने वाले, और जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, और स्वप्न में जो आकाश में विचरण करते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो वात प्रकृति के होते हैं। आचार्य शारंगधर ने बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन वात प्रकृति का दे दिया है। इसके बाद हम चलेंगे पित्त प्रकृति पे। मैम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मैम। तो अब अगर हम आते हैं डाइट पे,
तो इसका एक एप्लीकेशन तो यहीं पे एक तो ये हो गया कि फीचर्स वात प्रकृति के कैसे होंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि उन लोगों की जो डाइट है वातिक पर्सन्स की, वो भी फिर डिफरेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का जो खाना है वो हर कोई खा सकता है। तो वात प्रकृति के जो पर्सन्स होते हैं उनको अपनी प्रकृति के हिसाब से जो उसके दोष उसमें प्रिडोमिनेंट है, उसके गुणों से अपोजिट जो गुण है उसके हिसाब से उन्हें खाना खाना चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं आचार्य चरक के श्लोक में कि वात में जो है वो शीत गुण रहता है, तो यहाँ पर होठ बताया है कि होठ जो खाना है, गर्म जो खाना है वो खाना चाहिए। या फिर अगर हम रस की बात करें तो ऐसे रस हमें लेने चाहिए जैसे मधुर हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, जो वात का शमन करें। या ऐसे गुणों को हम गुणों वाले आहार को लेंगे, जैसे कि गुरुता वाला जो आहार है, ऐसी चीजों को हम खाने की कोशिश करेंगे ताकि कि जो हमारा वात दोष है वो थोड़ा कंट्रोल में रहे, उसका हम नियमन कर सकें। और इसी तरह से ऐसी चीजें भी यहाँ पर बताई गई हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, या फिर हम बहुत ही कम अमाउंट में ऐसी चीजों को ले सकते हैं, जैसे कि कटु रस हो गया, या फिर कषाय रस हो गया, या सैलेड्स हो गए क्योंकि वो लघु होते हैं, या फिर फ्रूट्स हो गए, या फिर आइसक्रीम क्योंकि शीत होती हैं। तो ऐसी चीजों को खाने के लिए ये जो है यहाँ पर मना किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इसी तरह से हम फ्रूट्स का और वेजिटेबल का, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो वेजिटेबल की है। इनकी अगर हम देखें तो ये भी सारी चीजें जो है हमारे टेक्स्ट में मेंशन की गई हैं कि कौन सी फ्रूट्स हैं या फिर कौन से ऐसी सब्जियां हैं जो वात का शमन कर रही हैं या फिर वात को बढ़ा रही हैं। तो अगर किसी की वात प्रकृति है तो उसे इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऐसी चीजों को इंजेस्ट करे जो कि उसके वात के गुणों को ना बढ़ाए या वात को और अधिक ज्यादा प्रकोपित ना करे। तो उसी हिसाब से वहां से जो आहार द्रव्य हैं जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वहीं से ये द्रव्य जो है यहाँ पे रखे गए हैं और उसी के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन जो है वात प्रकृति के हिसाब से बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं पित्त प्रकृति पे। मैम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मैम। इसी तरीके से जैसे हमने वात प्रकृति को देखा, इसी तरह से हम पित्त प्रकृति को देख सकते हैं। तो पित्त प्रकृति के भी गुणों के हिसाब से आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छे प्रकार से ये बताया है कि किस तरीके से ये गुण जो है वो पित्त प्रकृति में काम करते हुए उसके जो फीचर्स हैं वो हमें दिखाते हैं कि इस तरीके से जो पित्त प्रकृति की पर्सन है उसके जो फिजिकल ट्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन से गुणों से मिलते हैं। ये अगेन बड़ा श्लोक है, तो हम आचार्य शारंगधर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अकाले पलितर व्याप्तो धीमान स्वेदी च रोशनम स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नर। अकाल में ही जिनके जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं और जो धीमान होते हैं, स्वेदी जिनको स्वेद ज्यादा आता है और एकदम से रोष जो है उनको ज्यादा रहता है, और जो स्वप्न में ज्योति देखते हैं या अग्नि को देखते हैं, ऐसे लोगों को पित्त प्रकृति के जो पुरुष हैं वो माना जाता है। नेक्स्ट मैम। और अगर हम आगे यहाँ पर भी डाइट को मेंशन किया गया है कि जो पर्सन है वो अपने प्रकृति के हिसाब से ही अपनी डाइट को रखे। अगर पित्त प्रकृति का पर्सन है तो फिर उसको मधुर, तिक्त और कषाय जो रस होते हैं वो उसको ग्रहण करने चाहिए, और ठंडे जो फूड हो गए या फिर लिक्विड्स हो गए वो ज्यादा लेने चाहिए, और ऐसे रस जो पित्त को और प्रकोपित करते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें पित्त का शमन करने वाली जो होती हैं उनको लेना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं कफ प्रकृति की, तो कफ प्रकृति जो है उसके भी इसी तरह से लक्षण जो है आचार्य चरक ने बताए हैं एक एक गुण के हिसाब से कि स्निग्ध है, सुलक्षण है, अगर सुलक्षणता है तो उसकी वजह से क्या गुण है वो भी यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं आचार्य चरक के हिसाब से। हम अब नेक्स्ट चलेंगे आचार्य शारंगधर के हिसाब से। तो उन्होंने बोला है गंभीर बुद्धि, स्थूला अंग, स्निग्ध केशव महाबला, स्वप्ने जलाशुलोकी, श्लेष्म प्रकृति को नर। तो ये कैसे होते हैं? थोड़े गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, स्थूल अंग जो है ज्यादा स्थूल रहते हैं, स्निग्धता रहती है और स्निग्ध केशों वाले रहेंगे, और बल भी जो है इनका महान रहता है। और अगर हम स्वपन की बात करें तो ये जलाशय जो है अधिकतर अपने स्वपन में देखते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को उन्होंने श्लेष्म प्रकृति में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट मैम।
और इसी तरह से फिर यहाँ पे डाइट को भी मेंशन किया गया है। जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको थोड़ा सा हल्का खाना लेना चाहिए, वार्म लेना चाहिए। स्पाइसी खाना जो है वो खा सकते हैं क्योंकि वो उष्ण होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं। इसी तरह से कटु जो रस हो गया या तिक्त रस हो गया, वो सब वो ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों पर उन्हें जो है थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। वो है कि हैवी फूड ना लें, ठंडा फूड ना लें, या ज्यादा मधुर रस का सेवन ना करें। इससे जो उनका कफ है वो प्रकोपित हो सकता है या उसमें वृद्धि हो सकती है। इसी तरह से वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको भी कैटेगराइज किया गया है कि कौन सी चीजें जो है वो वात का शमन करेंगी और कौन सी उसको बढ़ाएंगी। तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी प्रकृति के हिसाब से कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर फिजियोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, तो अगर हम प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति का फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हम देखें, तो सबसे पहले हमें पता लगता है कि हम हु आई एम, है ना, कि मैं कौन सी प्रकृति का हूँ। तो इससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी सोल्व हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे जो लेमेन्स होते हैं उनको ऐसा लगता है, जैसे वात प्रकृति का जो पुरुष है उसको ऐसा लगेगा, बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उनकी सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे ठंड बहुत लगती है या मेरे हाथ पैर ठंडे रहते हैं। तो इसमें यही एक रीजन है भाई, वो वात, उसमें शीत गुण है, वातिक प्रकृति है, तो उसमें शीत गुण रहेगा। तो वो उसकी नेचुरल ट्रेट है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों है, मेरे बाकी जो घर के लोग हैं वो लोग तो मतलब उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसी तरीके से कोई पित्त प्रकृति का पुरुष है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ही क्यों इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लगती है। इसी तरह से कफ प्रकृति के जो लोग हैं वो जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, तो उनको वो अपनी प्रॉब्लम लगती है। तो अगर वो अपनी प्रकृति के बारे में उनको पता है या फिर प्रकृति के बारे में उनको पता है, तो वो इन चीजों को समझ सकते हैं कि जो ये सारी चीजें हैं वो नेचुरल है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम प्रकृति से हम देख सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें अवॉइड कर देना चाहिए, या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम थोड़ी खा सकते हैं या ओकेजनली खा सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंड करता है हमारी प्रकृति क्या है। तो इस तरीके से प्रकृति जो फिजियोलॉजिकली हमें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं जो कि है क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इसमें जो क्लिनिकल में हम ये देख सकते हैं कि जो पर्सन है, अगर जो उसकी प्रकृति है उसके हिसाब से हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो आगे जाके कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो अगर हमें इस चीज का पता लग जाता है कि वो पर्सन कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, तो हम उन चीजों से बचाव रख सकते हैं और हम आगे होने वाली जो डिजीजेस हैं उनको या तो रोक सकते हैं या फिर हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे रखा है कि जो वातिक पर्सन है उसको किस तरीके की डिजीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा भी एक्सप्लोर करने को और बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और जो हम अपने डेली पेशेंट्स में जो हमारे ओपीडीज में आते हैं वहां पे हम लोग देखते हैं। तो अगर हम देखें कि जो वात प्रकृति का पुरुष होता है उसमें जो है, जैसा कि अगर हम इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वात से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, तो हम सबसे पहले उसके वात के कर्म क्या होते हैं अगर हम उसके ऊपर जाएं तो हम देखते हैं कि जो वात है वो नियंता प्रणेता च मनस है, ये वात के कर्म में दिया हुआ है। तो जो हमारा मन है, यानी कि हम मान सकते हैं कि कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो वो वात की वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अगर हमारे वात में कोई अगर उसका प्रकोप होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे हमें नर्वस सिस्टम की जो ज्यादा से ज्यादा डिजीजेस हैं वो होने की संभावनाएं हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल रखा है कि जो पैरालिटिक कंडीशंस हो गई, हेमीप्लेजिया हो गया, क्वाड्रीप्लेजिया हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, या फिर आपके ब्रेन से रिलेटेड स्काइजोफ्रेनिया, या फिर इस कन्वर्जन्स हो गए। ये सारे डिजीजेस जो हैं यहाँ पे वातिक पर्सन को हो सकती हैं। या फिर इसके अलावा जो है जैसे वात का एक कर्म ये भी बताया गया है कि सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजक है, ये सारे इंद्रियों को क्या करता है, जोड़ता है, और हमें जो ज्ञान हो रहा है उसमें ये हेल्पफुल होता है। तो हमारे
इसीलिए जो अगर हमें इंद्रियों की भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी हम वात के उसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें रहेगा जैसे डेफनेस हो गई, और स्पेशली जो है उसमें अगर वात के कर्मों को हम देखते हैं जो चैप्टर 12th में दिए गए हैं वात कलाकली अध्याय में, तो वहां पे लिखा है कि जो शब्द स्पर्शियो श्रोत्र स्पर्शन मूलम, मतलब कि जो वात है वो यहाँ पे श्रोत्र में, और जो स्पर्शन वाली जो हमारी इंद्रिया है वहां पर ये एग्जिस्ट करता है, और उसको काम करवाने में ये मूल कारण है। तो इस तरीके से जो हमें डेफनेस की प्रॉब्लम आ रही है, या स्किन में टिंगलिंग सेंसेशन है, या लॉस ऑफ सेंसेशन है, तो वो सारी चीजें भी हम काउंट कर सकते हैं कि जो वात प्रकृति का पुरुष है उसको होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ ही हम एक दो चीजें और देख सकते हैं। जैसे ये तो कर्म से रिलेटेड हो गया। अगर हम देखें कि वात जो है, अगर हम आश्रय आश्रय भाव से देखें तो जो अस्थि धातु के जो रोग हैं उनको भी हम कह सकते हैं कि अगर वात में प्रकोप है, या फिर वात जो वातिक पर्सन्स हैं उनमें ये जो कैटेगरी है उसको हम डाल सकते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गए, अस्थि व स्रोतस की जो डिजीजेस होती हैं उनको भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम नेक्स्ट उसमें देखें तो हमने पैथिक जो पर्सन होते हैं पैथिक प्रकृति के, उनको उष्णता का गुण उसमें पित्त में होने की वजह से, या तीक्ष्णता का गुण होने की वजह से वहां पर आपको रैशेस, स्किन इरप्शंस, पेप्टिक अल्सर्स, हार्टबर्न, येलो आइज हो गई, या फिर कटुरस हो गया माउथ में होना, या फिर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, लीवर डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर आपका बीपी हो गया। यहाँ पे इन्होंने आश्रय आश्रय भाव से रक्त को लिया है, तो रक्त की होने वाली जो डिजीजेस हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए तो, और भ्रम हो गया जहाँ पे पित्त का रोल रहता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको पैथिक पर्सन में जो है देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो हम कफज प्रकृति के पर्सन को अगर हम देखें तो वहां पे हमें ओबेसिटी हो गई, लाइपोमास हो गए, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए, या परमेह हो गया, और हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसी ऐसी चीजें। ये तो बहुत कम एग्जांपल्स हैं, उसके अलावा हम और चीजें भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रकृति के हिसाब से। और इन चीजों को हम अगर जान लेते हैं कि ये इस पर्सन को होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको पहले से प्रिडिक्ट करके टाइमली या तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर हम जो उसके निदान हैं उनको हम छोड़ के, या फिर उनको कंट्रोल करके हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है प्रकृति का वो है कि डायग्नोसिस। जो प्रकृति है वो सबसे जो हमारी विभिन्न तरह की परीक्षाएं हमारे आचार्यों ने दी हैं, त्रिविध है, पंचविध है, दशविध है, तो उसमें दशविध जो परीक्षा है उसमें प्रकृति को मेंशन किया गया है। उसमें भी सबसे जो पहला पॉइंट है वो प्रकृति है, तो इसका इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें प्रकृति को किस लिए मेंशन किया गया है कि प्रकृति से रोगी के बल का पता लग पाए, और रोगी का बल अगर हमें पता होगा तो हम उसके ड्रग के डोज डिसाइड कर सकते हैं, या फिर हम उससे ये भी पहचान सकते हैं कि जैसा कहते हैं ना कि कई बार जो पेशेंट होता है वो डिजीज बहुत कम होती है लेकिन वो लक्षणों को बढ़ा चढ़ा के बताता है, तो उसमें भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि जो वात प्रकृति का अगर कोई पर्सन है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा छोटी सी डिजीज में भी, क्योंकि उसका बल जो है वो कम बताया जाता है कि वो अल्प बल वाले होते हैं। और अगर हम कफ प्रकृति के इंसान को देखेंगे तो वो पर्सन जो है अगर उसको ज्यादा भी दिक्कत होगी तब भी वो क्या करेगा कि बल अधिक होने के कारण वो क्या है अपने जो सिम्टम्स हैं उनको कम बताएगा। तो उसी हिसाब से जो डॉक्टर है वो अपने डिसीजंस प्रकृति के हिसाब से भी ले सकता है। नेक्स्ट मैम। और नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। प्रोग्नोसिस का अर्थ है कि यहाँ पे जैसे कि कोई डिजीज होती है तो हमारे जैसे कि आपने देखा होगा कि आचार्यों ने डिजीजेस को क्लासिफाई किया है कि ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो अल्प साध्य होती हैं, कि मतलब आपने बहुत सी मतलब थोड़ी सी दवाई दी और बहुत ही कम समय में वो ठीक हो गई।
ठीक है। लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं कि आपको लाइफ टाइम फिर उनकी मेडिसिन लेनी पड़ती है। कुछ डिजीजेज जो होती हैं वो असाध्य होती हैं। तो प्रकृति के हिसाब से हम उन चीजों का भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डिजीज है और वो वात प्रकृति का पर्सन है और उसको, जैसा कि हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि ये डिजीजेस हो सकती हैं, उन्हीं में से कोई डिजीज हुई है, जैसे अस्थि स्रोतस की ही आप लगा लो, या अर्थराइटिस हो गया, ऐसी अगर कोई उसको हुई है, तो वो क्या होगी, उसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा उसको कृच साध्य हो जाएगी। उसको ठीक करने में जो डॉक्टर है उसको ज्यादा मेहनत लगेगी। इसी तरीके से अगर उसको अपोजिट दोष, जो उसकी प्रकृति है उसके अपोजिट अगर उसको कोई डिजीज हुई है, तो वो जो है उसको बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोग्नोसिस ऑफ जो डिजीज है उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये इस प्रकृति का जो पर्सन है उसमें तो जल्दी ठीक हो जाएगी, और इस प्रकृति के अगर पर्सन को ये रोग हुआ है तो वो होने में आपका टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट मैम। और फिर अगर हम आगे देखें तो मैनेजमेंट ऑफ डिजीज में तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो डायरेक्टली आचार्यों ने बोला है और इनडायरेक्टली भी बहुत बार बोला है कि बहुत सारी चीजों को हमें देख के फिर दवाइयों को देना होता है, जिसमें प्रकृति आती है, देह आती है, मतलब घुमा घुमा के भी फिर वही बात आती है कि हमें क्या देखना है, बॉडी टाइप देखना है। तो आचार्य चरक ने जैसे प्रतिपुरुष सिद्धांत तो दिया ही है कि हमें हर किसी भी व्यक्ति को अगर चिकित्सा करनी है तो हमें उसकी प्रकृति देखनी है, और अदर फैक्टर्स भी बताए हैं, जैसे देश है, वह है, काल है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें उस पर्सन का ट्रीटमेंट करना है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई आमज व्याधि है, तो उसमें हम लंघन करा, और कफज व्यक्ति में हुई है वो, तो वहां पे हम अपतर्पण चिकित्सा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई वात प्रकृति का पुरुष है और उसमें वातज ही कोई डिजीज हो गई है, तो आप उसमें अपतर्पण नहीं करवा सकते। या फिर वातज प्रकृति का पर्सन है और उसमें आप किसी भी डिजीज की वजह से, चाहे कफजी रोग हुआ हो, उसमें भी आप अपतर्पण कराने से पहले आप को एक बार सोचना पड़ेगा कि उसका वात जो है वो प्रकोपित ना हो जाए। इसी तरह से जैसे कफज जो छर्दी है उसमें अपतर्पण या लंघन करने का निर्देश दिया है, लेकिन जो वातज छर्दी होती है वहां पे फिर आप अपतर्पण नहीं करवा सकते हो। तो इस तरीके से हमें दोषों के हिसाब से और प्रकृति के हिसाब से कोई भी अगर डिजीज है तो उसमें हमें एक बार प्रकृति को जो है वो देखना चाहिए। नेक्स्ट मैम। और हम क्या एप्लीकेशंस ढूंढ सकते हैं अगर हम चिकित्सा की बात करें, तो जैसे कि रोगी के बल की मैंने बात की थी, उसी बल को हम देखते हुए जो ड्रग की डोज है उसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि वात प्रकृति का जो पुरुष है उसकी मैंने जैसे पहले बताया कि वो अल्प बल वाला होता है, और जो पित्त प्रकृति वाला होता है वो मध्यम बल का होता है, और जो कफ प्रकृति का पर्सन है वो अधिक बल वाला रहता है, महान बल वाला रहता है। तो इससे क्या होगा कि हम ड्रग डोज को भी उसी के हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम अधिक तीक्ष्ण औषधियां वात प्रकृति के पुरुष को दे देंगे तो उसका और ज्यादा वात जो है वो प्रकोपित हो जाएगा और वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा, बजाय कि वो ठीक होने के। तो वहां पे भी प्रकृति का जो है वो बहुत बड़ा एक रोल रहता है। नेक्स्ट मैम। अब अगर हम बात करें कि अब ट्रीटमेंट भी हो गया है, उसके बाद अगर हमें पथ्य और अपथ्य कल्पना को देखना है, जैसा कि हम पथ्य पथ्य बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो पथ्य है वो हर किसी के लिए पथ्य है, या अपथ्य है तो वो फिर हर किसी के लिए अपथ्य है। इसमें भी हम प्रकृति के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कि क्या चीज किसके लिए पथ्य है और क्या चीज जो है वो किस पर्सन के लिए अपथ्य रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आर्द्रक की या अदर स्पाइसेस की, तो उनको हम कह सकते हैं कि वात प्रकृति के पुरुष के लिए या फिर कफ प्रकृति में वो पथ्य हो सकती हैं चीजें। लेकिन वहीं पे अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो फिर हम उसको उसके लिए वो पथ्य चीजें भी अपथ्य हो जाती हैं, क्योंकि उनमें उष्ण गुण रहता है और पित्त उसका प्रकोपित हो सकता है। इसी तरीके से अगर पपाया हो गया, जैसे पपीता रहता है, तो वैसे तो हम फ्रूट्स बोलते हैं कि हर किसी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो पित्त प्रकृति का पुरुष है वो मृदु कोष्ठी रहता है, और जो पपाया है उसमें रेचक प्रॉपर्टी होती है, तो वो वहां पे उसको सूट नहीं करता है।
तो इस तरीके से भी हमें पथ्य अपथ्य की कल्पना करते हुए प्रकृति को देखना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें कि तक्र जो है वो बहुत अच्छा बताया गया है, बट उसका प्रयोग करते हुए भी फिर से हमें प्रकृति को एक बार देखना पड़ेगा कि हम किस में तक्र का प्रयोग कर रहे हैं या दधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि तक्र का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं वात या कफ में, तो उसमें हम स्पाइसेस यूज कर सकते हैं, लवण डाल सकते हैं या काली मरीच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यही चीज पित्त प्रकृति में यूज करनी है, तो फिर हमें जो है इसका वो चेंज करना पड़ेगा, कंपोजिशन जिसके साथ हम दे रहे हैं। जैसे शर्करा के साथ हम दे सकते हैं, तो ये पित्त प्रकृति के पुरुष के लिए भी पथ्य हो जाएगी। और इसी तरीके से मतलब पथ्य को अपथ्य में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा बताया गया है, कुछ 6 भाव बताए गए हैं। उसमें भी देश और प्रकृति दोनों को बकायदा मेंशन किया गया है कि आप इससे पथ्य को अपथ्य में चेंज कर सकते हैं और अपथ्य को पथ्य में चेंज कर सकते हैं। आगे हम देखें तो प्रिवेंटिव मेडिसिन की हम अगर बात करें, जिससे हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, तो उसमें हमने जैसे कि पहले भी मेंशन मैंने किया था कि दिनचर्या और ऋतुचर्या, इन चीजों को हम ले सकते हैं। और जो पर्सन इनको प्रकृति के हिसाब से डिसाइड करता है, ठीक है, वो इनका अच्छे से अधिक लाभ ले सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो व्यायाम है उसको हमारी दिनचर्या में बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यायाम ही हर व्यक्ति के लिए एक जैसा ही व्यायाम जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। जैसे जो कफ प्रकृति का पुरुष है उसको ज्यादा व्यायाम या ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इसी तरीके से वो लघु आहार भी कर सकता है, जिसे कि अच्छा बताया जाता है। और लेकिन जो वात प्रकृति का पुरुष है वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो उसे इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसकी प्रकृति क्या है। उस चीज को देख के वो डिसाइड कर सकता है कि इतनी एक्सरसाइज जो है वो मेरे लिए सही है। और इसी तरह से लघु आहार जो है वो हम वात प्रकृति के पुरुष को ज्यादा टाइम तक नहीं खिला सकते, क्योंकि फिर वो आगे जाके लघु गुण होने के कारण वात को बढ़ाएगा। और अगर हम दिवा स्वाप की बात करें तो दिवा स्वाप जो है वर्जित है, लेकिन हम फिर से कहते हैं कि जो वात प्रकृति के पुरुष हैं या फिर जो थके हुए रहते हैं या जो जिनका कर्षण हो चुका है, वो लोग जो है वो दिवा स्वाप कर सकते हैं, वो अपनी दिनचर्या में इन चीजों को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी प्रकृति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जिसे कि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलते हैं। नेक्स्ट मैम। अब अगर मैं बात करूं कि रिसर्च में क्या इम्प्लीमेंटेशंस रहते हैं, ये जो 2 चीजें हमने देखी हैं, इससे पहले वाले जो 2 टॉपिक थे जो फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल थे, वो चीजें तो हम अपने थ्योरी में पढ़ते रहते हैं और उसके लिए हम अवेयर भी होते हैं। बट अगर हम रिसर्च में इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से यूजी तक मुझे भी रिसर्च का आइडिया नहीं था कि रिसर्च में कितना काम जो है वो चल रहा है या प्रकृति उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या। तो ये इसलिए मैंने ये टॉपिक इसके बीच में एज अ सब टॉपिक रखा है कि वो नॉलेज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आगे जाके आप अपने एमडी के टॉपिक में या जो एमडी कर रहे हैं वो अपने पीएचडी के रिसर्च टॉपिक्स में इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो वहां पे भी प्रकृति जो है रिसर्च में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और आगे भी कर सकती है। जैसे कि हमने देखा कि प्रकृति जो है वो हमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स बता रही है, हमारी वीकनेसेस बता रही हैं, मेंटल टेंडेंसीज बता रही हैं, या फिर हमारी ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज बता रही है। लेकिन अब हम अगर मॉडर्न साइंस के एरा में हैं और हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें इसमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें मॉडर्न साइंस का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि प्रकृति में काफी ज्यादा काम हुआ है और एक बहुत अच्छा स्थान प्रकृति ने रखा है, वो है आयुर्जीनोमिक्स। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड मैम। जो आयुर्जीनोमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो इस चीज पे बेस्ड है कि जिस तरीके से मॉडर्न साइंस ये मानती है कि हमारे जो जीन्स है वो इनहेरिट होते हैं, उसी तरीके से हम अगर कोरिलेट करें तो जो हमारा त्रिदोष है, जो त्रिदोष का सिस्टम है, वो भी हम मान सकते हैं कि वो भी इनहेरिट होता है।
ठीक है, तो हम जीन से यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जीन जो है, जीन्स में क्या होगा कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और फिर वो आगे जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और उनसे हमारे जो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो कंप्लीट होते हैं और फिर हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो दोष है वो भी हम बोलते हैं कि नियामक है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीन है हमारी बॉडी में, वही काम जो है वो दोष भी हमारी बॉडी में कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कंपेयर किया है जीनोम, जो जीनोम है उससे हमने प्रकृति को कंपेयर करके और इसके साथ को रिलेट करके कुछ काम करने की जो है हमने इसमें कोशिश की है। और इसको हम क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैम पीछे वाली स्लाइड है। हाँ जी मैम। तो इस पे हम ऐसा इसकी एप्लीकेशन मान के हम चल रहे हैं कि हो सकता है आगे जाकर हम कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट करें कि जैसे कोई न्यूबॉर्न है, उसके हम न्यूबॉर्न की हम प्रकृति का एकदम से पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम उसके जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। क्योंकि प्रकृति देखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें जो है वो हम उस पर्सन से पूछते हैं, ठीक है, वो उनकी पर्सनल होती है, वो हमें बताते हैं, या कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन बहुत छोटे बच्चे में हम ज्यादा चीजें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट हम नया जो कोई बेबी है उसका हम जीनोटाइप जो है वो पता लगा सकते हैं। और अगर हम उसका जीनोटाइप पता लगा लें और उस जीनोटाइप के हिसाब से अगर हमने कोरिलेट किया हुआ है प्रकृति को, तो क्या हम उसकी प्रकृति को उसी टाइम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जब वो पैदा हुआ और हमने उसकी प्रकृति बता दी। और अगर हमने किसी पर्सन की प्रकृति निकाल ली तो उसके बाद हम उसके लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए हम हेल्दी, सबसे ज्यादा जो हेल्दी उसका लाइफस्टाइल है जो उसके लिए सुटेबल है, वो चीज जो है हम उसके लिए एक चार्ट के रूप में या किसी भी तरीके से प्लान कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा प्लान करते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट रहेगा कि उसकी जो लाइफ जा रही है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाली है, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम दे सकता है अगर वो डिजीज फ्री रहता है, हेल्दी रहता है तो। और एक डिजीज उसकी जो लाइफ है वो डिजीज फ्री भी रहेगी इसके साथ साथ। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हम एक नया जो स्टेप है वो लेने जा रहे हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ। और जब हम मॉडर्न साइंस को देखते हैं तो उन्होंने लास्ट 10 इयर्स में एक P4 नाम से उन्होंने मेडिसिन को एक जो क्षेत्र है वहां पे अराइज हुआ है, जिसमें वो मानते हैं कि उन्होंने 4 जो P हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। P जो फर्स्ट है उसका मतलब है प्रिडिक्टिव, जिसमें कि वो पहले से पता लगा ले कि कोई डिजीज आपको होने वाली है या नहीं होने वाली। या फिर प्रिवेंटिव कि आपने पता लगा लिया फिर आप प्रिवेंट कर रहे हैं उन डिजीजेस को होने से। पर्सनलाइज्ड कि अगर आपको डिजीज हो गई तो आपको उस पर्सन का जो बॉडी टाइप है उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाए। एंड पार्टिसिपेटरी मतलब उस पर्सन का खुद का इन्वॉल्वमेंट हो कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ठीक है, ये सारी चीजें वो ध्यान रखे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए 10 ईयर्स से जस्ट आया है, बट जो हमारा प्रकृति का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं चीजों को बताता है। अभी आपने पहले वाले जो मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं उसमें आपने देख ली होंगी कि ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रकृति जो है वो हमारा बहुत ही एडवांस्ड जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, ये जो सिस्टम है ये हमें डिजीज फ्री जो मतलब मॉडर्न साइंस का जो डिजीज ओरिएंटेड सिम्टोमेटिक जो वो ट्रीटमेंट देते थे वहां से वो उनको वेलनेस सिस्टम की तरफ वो अपना जो अप्रोच है वो सेंटर करना चाहते हैं। बट ये उनके लिए नया है, बट हमारे लिए हमारे आयुर्वेद में ये चीजें बहुत पहले से हैं और इस चीज को हम अब प्रूव भी कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर कुछ स्टडीज मैंने रिसर्च की रखी हैं ताकि आप लोग भी अवेयर हो सके कि किस तरह का काम जो है हम प्रकृति पे कर रहे हैं, कर सकते हैं या फिर हो चुका है, इस तरीके की जो स्टडीज है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है प्रकृति का एजिंग से रिलेशन देखा गया। तो इसमें देखा गया कि जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो उनकी हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट रहती है और उसमें एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है, जो क्या करता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है एंड प्री मेच्योर जो एजिंग है
वो इसकी वजह से होती है। तो हम लोग जो कह रहे हैं ना कि अकाले पलिते व्याप्तो, कि अकाल में ही उनके जो पलिते आ जाता है या फिर झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ ये किस वजह से हो रहा है। इसी तरह से अगर हम कफ प्रकृति में देखते हैं तो ये टेंडेंसी जो है वहां पर कम मिलती है, तो इसलिए उनका जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्गर रहता है, दीर्घायु उनको जो है वो जब लक्षण प्रकृति के बोले गए हैं वहां पर बताया गया है। और अगर हम एक और स्टडी है यहाँ पे 2015 में जो पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो कफ प्रकृति के लोग हैं वहां पर हाइयर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी और लोअर सिंपैथेटिक एक्टिविटीज देखी गई हैं इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू वात एंड पित्त टाइप। इसमें ये हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जो वात सेंसिटिव पर्सन्स होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट के लिए या फिर चीजों के लिए, जबकि जो कफ प्रकृति का पर्सन रहेगा वो वहां पर स्थिरता रहती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उनका जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो हाइयर है एज कंपेयर टू वात या पित्त। इसी तरीके से अगर हम एक 2012 में जो पेपर पब्लिश हुआ है वहां से हम देख सकते हैं कि जो बी सेल्स हैं या फिर नेचुरल किलर सेल में जो मार्कर्स मिलते हैं CD25 एंड CD56, ये भी हमें हाइयर मिलते हैं कफ प्रकृति में। तो हम जो कहते हैं ना कि कफ प्रकृति में महान बल वाले होते हैं, है ना, ओज ज्यादा होता है या बल ज्यादा होता है, तो वो जो पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी जो है वो अच्छी होती है। तो यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि शायद इसी वजह से हो सकता है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़िया रहती हो। करंट कुछ रिसर्चेस जो हैं वो चल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्रकृति और गट माइक्रोब्स जो हैं उनके एसोसिएशन को देखने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या है कि ये बताते हैं कि कुछ स्टडीज हैं जिसमें ऐसा डिस्कवर हुआ कि जो गट माइक्रोबायोटा है, जो हमारी गट में माइक्रोम्स रहते हैं, वो जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। और अगर हम उस होस्ट की प्रकृति को फाइंड आउट कर लें और हम देखें कि कौन सी प्रकृति में कैसे वाले जो माइक्रोब्स हैं वो हमें मिल रहे हैं, तो हम काफी कुछ जो है इसमें पता लगा सकते हैं कि जो ये इनके हिसाब से हम उनको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दे सकते हैं या फिर हम उनको स्ट्रेटिफाई करके और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके गट के लिए अच्छी रहेंगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस स्टडी का ये इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है कोस्मेटोलॉजी। कोस्मेटोलॉजी का भी प्रकृति के साथ कोरिलेशन करके हम इसमें अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पर्सन की प्रकृति का पता लगाएं और उसी के हिसाब से हम कॉस्मेटिक्स को डिसाइड करें, क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि रैंडमली हम कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है उसको यूज नहीं कर सकते। हमें पहले अपनी स्किन का टाइप देखना पड़ेगा कि स्किन जो है वो ऑयली है या फिर स्किन जो है वो ड्राई है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम अपनी स्किन पे कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करते हैं। और ये जो स्किन का क्लासिफिकेशन है ये हमारी प्रकृति में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वहां पर रुक्षता मिलती है, चाहे वो स्किन के रेफरेंस में आप मान लें या फिर आप उनको बालों के रेफरेंस में या किसी भी तरीके से हम मानते हैं, बट वहां पे रुक्षता रहती है। तो अगर हम स्किन में देखें तो जो कफ प्रकृति का पुरुष है उसमें थोड़ा सा हाइड्रेशन या आप कह सकते हैं कि ऑयलीनेस जो है वहां पे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां पे एक तो कफ की वजह से वहां पे जलियांश होता है, दूसरा जब हम चरक का ही श्लोक पढ़ते हैं तो वहां पे रहता है कि स्निग्धता का जो गुण है वो कफ में होता है, तो वहां पे इस वजह से भी थोड़े ऑयली जो है वो स्किन रहेगी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं आगे आने वाले समय में कि हम प्रकृति के हिसाब से कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं, तो वो एक अप्रोच है जिसपे हम काम कर सकते हैं। एक इसी तरीके से एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे वात और पित्त प्रकृति के, वहां पे उनकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड होती है, बट जो कफ प्रिडोमिनेंट वाले जो लोग रहे उनका जो हाइड्रेशन है वो काफी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहता है। तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने प्रकृति के हिसाब से। नेक्स्ट है
जीनोमिक्स एंड बायोकेमिकल बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम कुछ जीन्स, पर्टिकुलर जो जीन्स हैं उनका कोरिलेशन प्रकृति के साथ देख पाए, और कुछ स्टडीज में हम जो हमारे बायोकेमिकल मार्कर्स हैं वो हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो पर्सन थे उनमें ज्यादा देखने को मिले। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशंस इन्होंने बताए कि हमें कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स में मिलते हैं। इसमें जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन लेवल्स को जब देखा तो हमने ये पाया कि जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनमें हाइयर एक्सप्रेशन ऑफ जीन दैट रेगुलेट हीमोग्लोबिन लेवल लाइक HbA1 एंड HbB, ये जो है हमें पित्त प्रकृति में ज्यादा देखने को मिले एज कंपेयर टू वात एंड कफ प्रकृति। तो इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट करती हूँ कि जो पित्त है प्रकृति उसका शायद रक्त के साथ आश्रय भाव के हिसाब से यहाँ पे हीमोग्लोबिन के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे शायद इनको ज्यादा एक्सप्रेशन देखने को मिला होगा। और इसी तरह से HLA जो जीन है वहां पे इन्होंने नोटिस किया कि जो प्रकृति है कफ प्रकृति उसके साथ इसका ज्यादा कनेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ये इम्यूनिटी से रिलेटेड एक मार्कर रहता है। उसके बाद रहती है रिस्क फैक्टर्स। ये भी एक स्टडी हुई है जिसमें हमने डिजीज वनरेबिलिटी को प्रकृति के साथ कोरिलेट किया है। इसमें हमने देखा कि जो वात कफ प्रकृति है और कफ प्रकृति है वो रिस्क फैक्टर है डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया के लिए, या इंसुलिन रेसिस्टेंस या इम्यून मार्कर्स जो हैं इसमें ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। इसी तरीके से जो कफ या कफ पित्तज जो प्रकृति है उसका स्ट्रॉन्ग लिंक मिलता है टाइप 2 डायबिटीज पर्सन जो पेशेंट्स हैं उनके साथ। इसी तरह से इंटेलिजेंट कोशेंट और दैहिक प्रकृति को जब कोरिलेट किया गया तो वहां पर हमने देखा कि जो कफ प्रकृति है वहां पे इनको इंटेलिजेंट कोशेंट जो है वो ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू पित्त, और सबसे लीस्ट जो है वो इनको कहाँ पे मिलता है, वात प्रकृति में मिलता है, जो कि आचार्य चरक बोलते भी है कि अल्प स्मृति। तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम कुछ नए रिसर्चेस की बात करें कि नया रिसर्च और क्या हो सकता है, तो उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो बहुत सारे क्राइटेरियाज लेते हैं, जैसे एज है, सेक्स है, इथनिसिटी है। इथनिसिटी मीन्स कि जो कल्चर के बेसिस पे हम ग्रुप बनाते हैं, तो ये वो ग्रुप बेशक से डिवाइड कर देते हैं बट उनमें भी बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंसेस रहते हैं। तो हम इसके बजाय ये कर सकते हैं कि हम प्रकृति के हिसाब से ग्रुप्स बनाएं और उसके हिसाब से फिर हम आगे चीजों को देखें कि कौन सी डिजीज जो है वहां पे, मतलब आगे रिसर्च करें कि कौन सी डिजीजेस ज्यादा हो रही हैं उन पर्टिकुलर प्रकृति में, या फिर कौन सी मेडिकेशन देने पे उस पर्टिकुलर प्रकृति में क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ये भी कुछ नए रिसर्चेस में हम शामिल कर सकते हैं। तो प्रकृति जो है वो इस तरीके से ग्रुपिंग के हिसाब से हम जो है आगे रिसर्चेस में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ फ्यूचर और जो हम एरियाज देखते हैं रिसर्च के हिसाब से वो है आयुर्जीनोमिक्स, जिसकी मैंने अभी बात की है। इसके ऊपर और बहुत ज्यादा अभी एरियाज बाकी हैं जिनके ऊपर काम हो सकता है। इसके अलावा है आयुर न्यूट्रोजीनोमिक्स, जिसमें कि हम जीनोम के हिसाब से न्यूट्रिशन को देखें, और इसी तरह से आयुर फार्मेकोजीनोमिक्स है जिसमें कि हम प्रकृति के हिसाब से या फिर जीनोम के हिसाब से हम देखें कि कौन सी जो ड्रग है वो कौन से पर्सन के लिए अच्छी रहेगी और ज्यादा रिस्पॉन्स जो है वो कौन सी प्रकृति में आता है। इसी तरीके से प्रकृति के बेसिस पे हम गट माइक्रोब्स का स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मेडिसिन कर सकते हैं, एपिजेनेटिक्स, सिस्टम बायोलॉजी को हम कोरिलेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को हम जो है वो इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या स्लीप जो मेडिसिन हैं उनको कर सकते हैं, या सर्कैडियन रिदम जो है। ये सब कुछ की एरियाज हैं जिसके ऊपर हम प्रकृति के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कि कंक्लूजन यही है कि जो प्रकृति है उसको हम बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम जो है वो प्रकृति को यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है
इसी शायद इन्हीं पॉइंट्स को मुझे लगता है ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो प्रकृति को ही चुना है। एकमात्र ये एक ऐसा टॉपिक दिखाई देता है जिसका इतना ज़्यादा ब्रॉड एप्लीकेशन है और मतलब किसी भी व्यक्ति के डेली लाइफ में या फिर उसके अगर वो बीमार पड़ता है तब या फिर उसके फ्यूचर के ग्रोथ में हम प्रकृति को हर जगह पे शायद यूज कर सकते हैं। इसीलिए प्रकृति को हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति जो है वो पता होना ज़रूरी है और शायद इसी वजह से हम देश के हर एक व्यक्ति की प्रकृति जो है वो करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सो प्रकृति इज़ ए 5 स्टार टॉपिक, तो आप 5 स्टार दे सकते हैं प्रकृति को। जी थैंक यू। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया और मुझे लगता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे आयाम खुले होंगे। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि जो वो 6 स्लाइड थी ना, कि वात हाँ जी फीचर्स मैम। ऑफ प्रकृति में वेजिटेबल्स एंड हाँ जी मैम। फ्रूट्स, हाँ जी वो मैम। 6 स्लाइड को आप 1 घंटे का एक और लेक्चर तैयार करिएगा, है ना। हाँ जी मैम। उसमें मुझे लगता है ओके मैम। बहुत ज्यादा उसमें है ना चीजें हाँ जी, छुपी हाँ हुई जी। है, कि अगर यस मैम। अन्नपान विद्यात्याय जो है ना, उसके हाँ जी, अनुसार हाँ जी। अगर हम अ, बताए हमारे पार्टिसिपेंट्स यस को, मैम। क्योंकि हाँ जी। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। और कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल नया होगा कि जहाँ वो जैसे वात प्रकृति का पेशेंट आया, है ना, तो हम उसमें कि भी हाँ इस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं एप्लीकेशन पेशेंट के ऊपर, है ना, उनको एडवाइस कर हाँ, सकते हैं। तो हाँ मुझे जी। लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा और हम बहुत सारे भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारे रोगों से बचा पाएंगे। यस और मैम। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और प्रत्येक थैंक यू वीक की मैम। तरह मैं सभी पार्टिसिपेंट्स में से जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैं बताती हूँ कि भाई आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, है ना कहीं आप सब जुड़े हुए हैं, तो आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, तो मैं ले लूँगी। मोनालिसा जी बता रही है मैडम लेक्चर बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा थैंक यू मैम। ऑर्डिनरी, है थैंक ना। यू। और भी बहुत सारों ने लिखा है, तो मगर मोना जी ने तो लिखा ही है कि भाई बहुत सारे उसमें अच्छे पॉइंट से फिर से सुनना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच मैम। जी 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 बहुत बढ़िया, और कोई क्वेश्चन है नहीं। और जो पार्टिसिपेंट्स रेगुलर जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनमें से भी डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर भुवनेश जी, डॉक्टर शांतली, डॉक्टर प्रिंस जी, डॉक्टर चंद्रकला, है ना, जो जिनको मैं जानती हूँ, है ना, जो रेगुलर व्यूअर भी है अपने, सभी के नाम जी नहीं मैम। बोले जाते कई बार, तो बुरा मत मानना करो, है ना, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और वो अच्छी तरीके से हमेशा रेगुलर ज्वाइन करते हैं। और बाद में भी मैं देखती हूँ, है ना, बहुत सारे मुझे कहते हैं मैडम वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, जल्दी से करिए, है ना, कभी कभी रह जाता है बेटा, कहीं मैं बाहर होती हूँ जयपुर से तभी। और एक दो वीडियो में ऐसा कुछ हुआ कि जो मैं अपलोड नहीं कर पाई, कुछ न कुछ उसकी रिकॉर्डिंग में दिक्कत रही और नहीं हो पाया, तो बस इस वजह से रह गया है। तो आप और कोई प्रश्न तो नहीं है। अच्छा, एक डॉक्टर कुलदीप भारद्वाज कुछ लिख रहे हैं, तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं मुझे अपने पर्सनल वाले व्हाट्सएप पर और इधर कर सकते हैं। लेक्चर इज सो मच इंफॉर्मेटिव, डॉक्टर कुलदीप भारद्वाज, गुरुग्राम से आप जुड़े हुए थैंक यू हैं। सर। और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप, आप इन्हीं सभी बातों का कहीं ना कहीं मुझे लगता है चरक सुश्रुत को अच्छा लगना चाहिए कि मुझे अच्छे फॉलोअर्स मिले, है ना। मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि हम चरक सुश्रुत होते तो हमें कितना बुरा लगता कि इतनी बढ़िया साइंस लिखने के बाद भी लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, समझ सही नहीं आ बात है रहे हैं। मैम। हाँ जी। तो मैंने कहा मुझे तो बड़ा बुरा लगता है ना कि भाई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि इतनी बढ़िया साइंस है। तो सभी को ये फॉलो करनी चाहिए। और मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि
चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या प्रकृति जन्य जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं यूजर मैन्युअल है ह्यूमन बॉडी का। हाँ जी। जैसे हम कोई मोबाइल, जैसे हमारे पास पहले बटन वाला मोबाइल था, है ना, उसके बाद हमारे पास टच स्क्रीन आया, तो हमें सीखना पड़ा ना कि हाउ टू मेंटेन, हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल, है ना, यूजर फ्रेंडली, है ना, हम कैसे बने उसमें। और हमने सीखा, पूरे भारत ने सीखा। तो मुझे लगता है कि ये जो शरीर रूपी कंप्यूटर है ना, हाँ उसको जी। हैंडल करने के लिए हमें चरक संहिता का ये ज्ञान होना ही चाहिए, है ना, जिसके माध्यम से हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डॉक्टर किमाया, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हेलो डॉक्टर किमाया। हाँ, यस मैम। मैम बहुत अच्छा लेक्चर रहा। मैं भी जुड़ी इसलिए कि मैं बोली रिवीजन हो जाएगा। भले ही सब बातें मारते, कुछ नई बातें भी पता चली, उसके लिए धन्यवाद मैम। मैं पूछ रही थी मैडम, मेजोरिटी आजकल जो हमको पेशेंट मिलते हैं या फिर हम भी देखें तो द्वंद्वज प्रकृति रहती है, तो उस हाँ समय जी मैम। कैसा करेंगे? वो थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ जी मैम। तो आचार्यों ने मैम इसका भी जिक्र किया है कि अगर आपके द्वंद्वज प्रकृति है तो जैसे दोनों गुणों को मिला के मतलब उसके लक्षण दिखाई देते हैं, उसी तरह तरीके से फिर हमें उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें भी दो में से एक ज्यादा होती है और एक कम होता है, उसमें जो दोष होता है। और उसी के हिसाब से हम उसके नाम को बोलते हैं कि अगर वात का प्रीडोमिनेंस है तो हम कहेंगे वात पित्तज है, और अगर पित्त का प्रीडोमिनेंस है तो हम कहेंगे पित्त वातज है। तो उसी के हिसाब से जैसे हमने उनके दोनों के लक्षणों को देखा है, उसी तरीके से हम फिर उन जो दोष हैं उनके गुणों को देखते हुए कि कौन से वाला जो गुण है यहाँ पे बढ़ा हुआ है, उसका शमन करने का हम प्रयास करेंगे। गुणों के हिसाब से हमें देखना चाहिए यहाँ पर। इसमें जो चरक ओके। ने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैम दिया है ना, वहां से हमें प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि उन्होंने गुणों के हिसाब से हमें बताया है और हम वहां से एनालाइज कर सकते हैं। हाँ जी। ओके मैम, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। डॉक्टर भुवनेश जी, है ना, डॉक्टर भुवनेश कुमार शर्मा, वो सीसीआरएस में चिकित्सक है, रिसर्चर है, और उन्होंने इस प्रकृति वाला जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है उस पे भी बहुत अच्छा काम किया। अनेक विद्वानों ने भी काम किया, उन्होंने भी हाँ काम जी, हाँ किया। जी मैम। और अ, बस वो समय जब ऑफलाइन क्लास चलती थी जयपुर में, उसमें प्रकृति उन्होंने 2-3, मुझे लगता है 2 या 3 क्लास में समझाई थी। क्योंकि हाँ जी मैम, इसमें टाइम लगता हाँ, है। डॉक्टर भुवनेश जी हमारे इमरजेंसी स्पीकर थे, है ना, भी ओके अचानक मैम। किसी ने मना कर दिया या किसी को मीटिंग में जाना पड़ा या कहीं और कार्य से जाना पड़ा, है ना, बिजी है जैसे, तो हम भुवनेश जी हमारे परमानेंट इमरजेंसी स्पीकर, है ना। तो फिर वो कहते अच्छा मैडम क्या पढ़ाऊंगा, मैंने कहा बेटा प्रकृति पढ़ा दो। मीन्स आप देखिए कि वात प्रकृति की 2 लाइन समझाते हुए वो 1.5 घंटा समझाता है भुवनेश, डॉक्टर हाँ जी। भुवनेश, है ना। तो मैं, डॉक्टर प्रिया मैथ्यू और एक डॉक्टर कोमल, है ना, अभी दोनों इंटर्न कर रहे हैं। तो मीन्स आप सोचिए कि इतना इम्पोर्टेंट, जिसमें 2 लाइन समझाने में 1.5 घंटा लगता है, बिल्कुल मैम, और बिल्कुल। उसके लिए मुझे एनआईए से स्टूडेंट नहीं मिलते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं बड़ा ऐसा लगता था कि यार किसको बोले, कैसे कहे कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, तुम आके पढ़ लो। और हाँ तब जी। थोड़ा सा दुखद ये है कि हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो ओके मैम। मैं बड़ा मिस करती हूँ उन दिनों को, क्योंकि सेलर में है वो, और सेलर में कहीं ना कहीं नेट नहीं आता, है ना, तो दिक्कत ओके रहती मैम। है। तो एक बार कोशिश तो की थी कि चलो मैं अपने आप ही करूं और कुछ हाँ व्यवस्था जी। हो जाए, है ना, मगर वो हो नहीं पाया था कहीं ना कहीं मेरे से। तो मगर चलो भुवनेश जी को फिर से भी बुलाया जा सकता है, और ये रिकॉर्डिंग तो परमानेंट ही रहेगी फिर, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी रहेगी, क्योंकि प्रत्येक गुण का इवोल्यूशन किस तरीके से हो हाँ जी मैम। और सरलता से हो, है ना। जैसे हाँ मुझे जी। याद है, मुझे डॉक्टर बलदेव सर ने बताया था, लगभग पता नहीं 2008 2010 ऐसे में कहीं बताया था कि कफ का स्थिर गुण है हाँ जी है मैम। ना।
कफ का स्थिर गुण है। तो अब ऐसे हैं कि ये बॉटल है और हाँ बॉटल जी। हिल नहीं रही, यस ये मैम। हिल रही है हाँ और जी। ये हिल नहीं रही, है ना। तो चल और हम्म। स्थिर गुण समझाने के लिए सर बताते थे कि कई सालों तक सोचने के बाद ये पता चला कि इसको क्वेश्चनियर में कैसे डालें। तो मुझे लगता है हाँ जी। जनक सुश्रुत जी के समय में पक्का कोई ना कोई क्वेश्चनियर की बुक रही होगी जो तक्षशिला नालंदा में जल गई, है ना। हाँ जी। मगर हाँ जी। आज वो एस्टेब्लिश करने के लिए गूढ़ चिंतन मनन के बाद वो पता चला कि सर पेशेंट को ऐसे पूछते थे कि तुम किसी की छोटी बहन हो, मगर क्या हाँ वो जी। तुम्हें कहते हैं कि तुम तो इसकी बड़ी बहन लगती हो, है ना। यानी एजिंग ज्यादा है, कफ का ओके। स्थिर गुण सही रहने पर, है ना, एजिंग नहीं लगती। यानी सेम उससे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि क्या तुम हो तो बड़ी, मगर तुम्हें हाँ लोग जी। छोटी बहन बोलते हैं। तो बहुत सारे ओके मैम। पेशेंट इसको बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट कर पाते हैं। हाँ 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 सर, ऐसे ही होता है, मैं हूं तो बड़ी मगर सभी लोग मुझे छोटी बोलते हैं, और मेरी ये बड़ी हाँ बहन जी। है ना, उसको ऐसे कहते हैं उल्टा, है ना। तो कहीं ना कहीं कफ के स्थिर गुण का मुझे ये इवोल्यूशन बहुत अच्छा लगा, है ना। हो सकता है और भी तरीके से हो, है ना। हाँ जी मैम, वो जो CCRS का सॉफ्टवेयर है उसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाया गया है कि लेमन लैंग्वेज में मतलब पूछा भी जा सके और उन गुणों को भी हम असेस कर लें। जी जी, डॉक्टर कुलदीप ने भी वही पूछा है, मैम हाउ वी गेट डन प्रकृति परीक्षण प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं अभी एक मेरे पास इवोल्यूशन का वो है वीडियो, मैं डॉक्टर कुलदीप आपको भेजती हूँ, है ना। तो जिसको आप देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और आप में से जो जो भी मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसका प्रकृति परीक्षण तो मैं ही कर दूंगी, है ना। तो आपको उसमें समझा के कि हाँ इस तरीके से हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि हम उसके माध्यम से अपनी स्वयं अपने आप की तासीर यानी प्रकृति देख सके। प्रकृति एक्चुअली हर एक जगह पे बहुत जरूरी है ना। आप देखो कि आप हाँ किसी जी। ऑफिस में ज्वाइन करते हो, आप किसी डिपार्टमेंट में एज ए पीजी स्कॉलर ज्वाइन करते हो, या आप बिल्कुल कुछ मैम। भी कर रहे हो, तो आपको हाँ पता जी। है आपको एक सीनियर के द्वारा प्रकृति बताई जाती है कि हाँ इस जी। टीचर के सामने जवाब नहीं देना, इस टीचर को बिल्कुल यस सर, है ना, इस टीचर को आप कुछ भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो, ये जस्ट छोटे भाई छोटे बहन की तरह रखेंगे और तुम्हारी बात की जो समस्या है उसको समझेंगे। तो देखो वहां से प्रकृति आती है ना, तासीर हाँ आती है, जी मैम, स्वभाव बिल्कुल। आता है कि भाई इसका स्वभाव कैसा है। कहते हैं हाँ इस तरीके से हैं। तो जीवन के हर पल में कि भाई कोई सब्जी गर्म तासीर की है, ठंडी तासीर की है, पेय पदार्थ, संगी साथी, है ना। मुझे हाँ याद जी। है कि मेरे मामा ने मुझे बताया था कि हॉस्टल में जब उनको रूम मिलने वाला था ना, तो एक रूम में कोई भी रूममेट बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ओके। और कहीं जगह ही नहीं थी, तो मेरे मामा को मिल गया वो रूम के भाई या तो बाहर रहो और रहना अंदर है हॉस्टल में तो इस व्यक्ति के साथ रहो। तो देखो उसकी तासीर ठीक नहीं थी उस प्रकृति, है ना। हाँ तो जी। फिर किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है वो मेरे मामा ने मुझे सिखाया था कि वो जो भी करते थे ना, वहां मामा ने एक सहृदयता बता के अपनत्व बता के 1 महीना रहे, हाँ जी। और उसके बाद 2 बात उसको खरी खोटी सुना दी कि भाई ये तुम्हारा ठीक नहीं है। तो वो व्यक्ति सबसे अच्छा दोस्त बन गया, ओके यानी मैम। पूरी हॉस्टल में उसकी किसी के साथ नहीं बनती, या वो हमेशा क्या कहेंगे खींचा खींचा सा तना हुआ रहता है व्यक्ति। मगर मेरे मामा के साथ उसकी बड़ी बनी, पूरे लाइब्रेरी साइंस में उन्होंने शायद 3 साल का कोर्स रहता था, तो वो पूरी पढ़ाई के समय अच्छे दोस्त बने रहे। और उस रूम में, अच्छा तुम रह लेते हो उस रूम में, लोगों को आश्चर्य होता था। तो यानी समझ रहे हैं कि प्रकृति सभी के लिए एक थी, मगर हम हाँ जी। उसको अपने स्वभाव से, अपने बिहेवियर से, अपने मैनेजमेंट से उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं कि भाई यस। ठीक है दुनिया के लिए वो कुछ भी हो, मेरे लिए ये है वो। तो इसलिए प्रकृति बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर किमाया, डॉक्टर कुलदीप, अच्छा प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच से मैं डॉक्टर पुनीता का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने बहुत अच्छे
रिसर्च अपडेट्स के साथ अच्छा सा टॉपिक प्रेजेंटेशन किया और मुझे लगता है कि वो सभी व्यक्ति, यहाँ जुड़ने वाले व्यक्ति अपने अपने पेशेंट्स को कहीं ना कहीं लाभान्वित करेंगे और जो इस मंच का एक है उद्देश्य कि भी हम बहुत सारे ऐसे लोगों को तैयार करें कि जो श्रेष्ठ वैद्य हो और कहीं ना कहीं वो अच्छी चिकित्सा करे और समाज में आयुर्वेद को जो वो मान का अधिकारी है, साइंस है ना, वो उसे मिले। तो ऐसी उदात्त भावना के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आज के स्पीकर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी, और एक दूसरा लेक्चर भी इमरजेंसी वाला आप तैयार रख लेना ओके मैम। बातचीत के अनुसार, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ पथ्य और प्रकृति के अनुसार आपके पेशेंट्स के ऊपर कुछ एक्सपीरियंस हो, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, लोगों के लिए ओके मैम। पथ प्रदर्शक का काम करेंगे, है ना। हाँ जी मैम, आई विल ट्राई। लास्ट में, जी बेटा, सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र लेती हूँ, आप सभी दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी अपने अपने हिस्सेदारी का आयुर्वेद के प्रति उत्तरदायित्व हमेशा निभाते रहेंगे, निभा ही रहे हैं, इसीलिए इतना ऑडियंस हमें यहाँ मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।